हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म, जो कि हमारा प्लांट किंगडम से संबंधित है। फाइलम ट्रैकियोफाइटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। पहला होता है हमारा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन में रखा गया है क्योंकि इन पौधों में क्या होते हैं, बीज होते हैं। जिम्नोस्पर्म के जो बीज हैं उन पर कोई भी आवरण नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम लोग नग्न बीजी या फिर अनावृत बीजी कहते हैं। जिम्नोस का अर्थ होता है नग्न और स्पर्म का अर्थ होता है बीज। जिम्नोस्पर्म को खुले बीज वाले पौधे भी कहा जाता है। इन पौधों की लगभग 700 जातियां होती हैं। जिम्नोस्पर्म के विशेष लक्षण क्या है? तो फर्स्ट होता है काष्ठीय, बहुवर्षी, वृक्ष, झाड़ी और आरोही के रूप में ये मिलते हैं। जाइंट रेडवुड वृक्ष सिकोया सबसे हमारा ऊंचा वृक्ष होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जाइंट रेडवुड वृक्ष सिकोया को। इनका सामान्य पौधा बीजाणुदबीध अवस्था का होता है। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। कुछ पौधों जैसे कि साइकस, पाइनस की जड़ों में क्रमशः शैवाल और कवक जो होते हैं वो सहजीवी जीवन निर्वाह करते हैं। पाइनस की जड़ों में फंफूद माइकोराइजा बनाता है। फंफूद क्या करता है? माइकोराइजा बनाता है। साइकस की जड़ों में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में संचित करते हैं। साइनोबैक्टीरिया का काम होता है वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उनको भूमि में संचित करना। इनका तना लंबा, शाखित और काष्ठीय होता है। तने पर पर्ण चिन्ह उपस्थित रहते हैं। इनका तना और पत्तियां जो होती है वो सरल, संयुक्त, मरुद्भेदी होती हैं। बाहरी परत पर क्यूटिकल चढ़ा होता है। स्टोमेटा गड्ढों में दबे रहते हैं। जो हमारे स्टोमाटा है वो गड्ढे में दबे रहते हैं। जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं और ये 2 प्रकार के स्पोर बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स तथा मेगास्पोर्स। जननांग शंकु स्ट्रोबिलस एक लिंगी होते हैं। नर शंकु बहुत सी लघु बीजाणु पर्णों तथा मादा शंकु गुरु बीजाणु पर्णों का बना होता है। लघु बीजाणु पर्णों में परागकोश या तो बीजाणुधनी पुंजों में जैसे कि साइकस में या केवल 2 ही बनते हैं जैसे पाइनस में। प्रत्येक परागकोश में परागकण या लघु बीजाणु भरे रहते हैं। ये बीजाणु मातृ कोशिकाओं के न्यूनकारी विभाजन या ह्रास विभाजन द्वारा उत्पन्न होते हैं। गुरु बीजाणु पर्णों पर नग्न बीजांड उत्पन्न होते हैं। बीजांड के बीजांडकाय में स्त्री धानियां विकसित होती हैं जिनमें अंड केंद्रक होते हैं। इनमें वायु परागण होता है। अब परागकण बीजांड के बीजांड द्वार पर टिक जाते हैं और यहीं पर परागकणों का क्या होता है, अंकुरण होता है। निम्न श्रेणी के अनावृत बीजों में पुंगड़ू गतिशील होते हैं परंतु अधिकतर में गतिहीन होते हैं। पुंगड़ू अंड केंद्रक को निषेचित करता है और निषिक्तांड बन जाता है। यही विकसित होकर नग्न बीज बनाता है जिसमें भ्रूण रहता है। बहुभ्रूणता साधारण रूप से होती है परंतु परिपक्व बीज में केवल एक ही भ्रूण बनता है। अनावृत बीजों का आर्थिक महत्व क्या होता है? यह ज़्यादातर सुंदरता के लिए लगाया जाता है। बगीचों में सुंदरता के लिए लगाया जाता है जैसे साइकस, थूजा। सेकंड है साइकस की कुछ स्पीसीज से साबूदाना निकाला जाता है। थर्ड है असम, इंडोनेशिया तथा मलेशिया में साइकस की तरुण पत्तियों को उबालकर साग की तरह खाया जाता है।
अंडमान द्वीप समूह में साइकस रम्फाई के बीजों को उबालकर खाया जाता है। चीड़ से तारपीन, रेजिन तथा बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त की जाती है। चिलगोजा पाइनस जेरार्डियाना के बीज से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये था हमारा अनावृत बीज और इनके महत्व, इनके विशेषण, इनके बारे में ये सारी बातें थी। अब आता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जो होते हैं वो पुष्पी पौधों वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इनमें 2,50,000 स्पीसीज को सम्मिलित किया गया है। एंजियोस्पर्म का अर्थ होता है ढके हुए बीज। ढके हुए बीज क्योंकि इन पौधों के बीज अंडाशय में बनते हैं और पुष्पी पादप अपने को हर प्रकार के वातावरण के लिए ढाल लेते हैं और इनमें पुष्प, फल एवं बीज उत्पन्न होते हैं। पुष्पी पौधों में परागकण तथा बीजांड फूलों में स्थित परागकोश तथा अंडाशय के अंदर बनते हैं। पुष्पी पौधे जड़, तना तथा पत्तियों में बटे रहते हैं। वातावरण के अनुरूप इन अंगों में रूपांतरण भी होता है। सबसे छोटा आवृत बीजी वुल्फिया है, जो कि एक जलीय पौधा है। यह आकार में इतना छोटा होता है कि सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। इसका तना छोटा, चपटा तथा अंडाकार होता है, जिस पर कुछ छोटी छोटी जड़ें होती हैं। उनका व्यास लगभग 1 मिलीमीटर होता है। यूकेलिप्टस के पेड़ सबसे ऊंचे आवृत बीजी है। इनकी ऊंचाई 100 मीटर से भी अधिक होती है। बरगद का वृक्ष पर अस्तंभ मूल या प्रॉप रूट शाखाओं को सहारा देने के लिए होती है। विशाल वट वृक्ष कोलकाता के भारतीय वनस्पति उद्यान में लगा है तथा एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यद्यपि नग्न बीजी तथा टेरिडोफाइट भी अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं, किंतु वे इतनी अधिक भिन्न जलवायु में नहीं पाए जाते हैं जितने कि आवृत बीजी। पुष्प पादप अति शीतल टुंड्रा क्षेत्र से लेकर गर्म उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और कुछ पुष्पी पादप पहाड़ों पर 6,000 मीटर तक की ऊंचाई पर भी उगते हैं। कुछ एंटार्कटिका में भी पाए जाते हैं और कुछ रेगिस्तान में मिलते हैं तो कुछ जल में। मुख्यतः पुष्पी पादप स्थलीय है, किंतु अनेक स्पीसीज जैसे कमल, कुमुदनी, सिंघाड़ा आदि अलवणीय जल में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि समुद्र के खारे पानी में भी पुष्पी पादप पाए जाते हैं, जैसे हो गया हमारा जोस्तेरा। रेगिस्तान की शुष्क भूमि तथा झुलसा देने वाली धूप में भी अनेक आवृत बीजी पौधे पाए जाते हैं। इन्हें शुष्कोदबिद कहा जाता है। जीरोफाइट्स जैसे कि हमारे हो गए नागफनी। कुछ ऐसे आवृत बीजी भी हैं जो दूसरे पौधे पर उगाते हैं, परंतु ये उनसे भोजन नहीं लेते हैं। इन्हें बोला जाता है एपीफाइट्स, मतलब कि ऊपरी रोही, जैसे होता है हमारा ऑर्किड। मनुष्य के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति आवृत बीजी पौधे ही करते हैं। समस्त प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ इन्हीं से प्राप्त होते हैं। समस्त दालें जैसे हमारा हो गया चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर आदि पुष्पी पादपों से ही मिलती है। खाने के काम आने वाले तेल जैसे कि हो गया हमारा सरसों, मूंगफली, नारियल, तिल्ली, सूर्यमुखी आदि इन्हीं से प्राप्त होते हैं। समस्त फल एवं सब्जियां एंजियोस्पर्म से ही मिलती है। हर प्रकार के रेशे जैसे कि कपास हो गया, जूट, पटसन, नारियल आदि से प्राप्त किए जाते हैं। इससे हमें बहुमूल्य कठोर इमारती लकड़ियां प्राप्त होती है। बहुत से पुष्पी पादप हमें औषधि प्रदान करते हैं। आयुर्वेदिक पद्धति में बहुत से रोगों के इलाज के लिए पुष्पी पादपों से दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुएं जैसे कि शक्कर, चाय, कॉफ़ी, मसाले, कागज, तंबाकू, इत्र, रबर, अल्कोहल
आदि पौधों से ही प्राप्त होते हैं। आवृत बीजों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक हो जाएगा हमारा द्विबीजपत्री और दूसरा हो जाएगा एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री का अर्थ होता है कि उनमें दो बीजपत्र पाए जाएंगे और एक बीजपत्री में एक बीज। एक बीजपत्रियों में आ जाएगा हमारा बांस, केला, लीली, खजूर, गेहूं, चावल, घास। द्विबीजपत्रियों में आ जाएगा चना, मटर, सूरजमुखी, गेंदा, कद्दू, आलू, नीम, आम आदि को रखा गया है। चना को आप लोगों ने देखा होगा कि चना दो भागों में विभक्त हो सकता है। उसी तरह से इनको किस में रखा गया है? दो भागों में रखा गया है, द्विबीजपत्री में रखा गया है। पुष्प के नर एवं मादा जनन अंग को क्रमशः पुंकेसर तथा स्त्री केसर कहते हैं। पुंकेसर में एक फिलामेंट तथा एक परागकोश होता है। परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकण बनते हैं। इन परागकणों में नर युग्मक होता है। पुष्प में मादा जनन अंग कार्पेल या फिर उसको बोलते हैं पिस्टिल कहलाता है। स्त्री केसर में एक अंडाशय होता है। अंडाशय के अग्रिम भाग को वर्तिकाग्र एवं मध्य भाग जो अंडाशय तथा वर्तिकाग्र को जोड़ता है उसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। बीजांड के अंदर मादा युग्मकोद्भिद बनता है, इसे भ्रूणकोश कहते हैं। बीजांड के अंदर जब वो गैमेट्स बन जाता है तो उसी गैमेट को क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश बनने से पूर्व अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे भ्रूणकोश की कोशिकाएं अगुणित होती है। प्रत्येक भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की ओर अंड समुच्चय बनता है जिसमें से एक बड़ा केंद्रक अंड और बाकी दो केंद्रक सहायक कोशिका कहलाते हैं। नी भाग की तरफ स्थित तीन केंद्रकों को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। पोलर न्यूक्लियस संयोजित होकर सेकेंडरी केंद्रक बनाते हैं। ये हो गया हमारा एंथर। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर्स, पोलन ग्रेन। फिर आता है ये पोलन ट्यूब जिसमें एग, एम्ब्रियो सैक, फिर यहाँ ये जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो, फिर ये बढ़ जाएगा, एक पूरा फ्लावर बन जाएगा। फ्लावर है ओव्यूल, ओवरी, ये हमारा स्टाइल मतलब वर्तिका, स्टिग्मा मतलब कि वर्तिकाग्र। ये कहाँ आएंगे? मेगास्पोर, मदर सेल, और ये दोनों इनसे मिल जाएंगे। परागकोश के फटने के बाद परागकण क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा जैसे कि वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, चमगादड़ आदि द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जाते हैं और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? परागण। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय में जहां बीजांड स्थित होते हैं पहुंच जाती है। पराग नलिका भ्रूणकोश में बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश करती है। पराग नलिका में उपस्थित नर युग्मक भ्रूणकोश में छोड़ दिए जाते हैं। भ्रूणकोश में स्थित अंड तथा एक नर युग्मक के संयुग्म से जाइगोट बनता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संगलित होकर प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहलाता है। चूंकि निषेचन की क्रिया में दो युग्मन होता है इसलिए इसे हम लोग डबल निषेचन कहते हैं और यह आवृत बीजों का विशिष्ट लक्षण है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण एक बीजपत्री या फिर द्विबीजपत्री होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष से भ्रूणपोष बनता है। यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिमुखी कोशिकाएं निषेचन के पश्चात समाप्त हो जाती हैं। इंटेग्यूमेंट से बीज चोल बनता है। बीजांड से बीज और आमाशय से फल बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म में बीज फल के अंदर बंद होते हैं। पुष्पी पौधों में मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है। यह द्विगुणित होता है। अगुणित अवस्था गैमेट्स में होती है। ठीक, तो इस तरह से हमारा आवृत बीजी पौधा समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जंतु किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है, एनिमल किंगडम, और उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए
इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और धन्यवाद।